अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के वज़रा के इस्तीफ़ों के बाद शदीद दबाव में आकर ख़ुद मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने कंजरवेटिव पार्टी की क़यादत से फ़ौरी मुस्तफ़ी होने और नए वज़ीर आज़म के इंतख़ाब तक अपने ओहदे पर ज़िम्मेदारियाँ निभाने का ऐलान किया है, लेकिन पार्टी की जानिब से उन पर फ़ौरी तौर पर ओहदा छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। पार्लिमान कमेटी का आज इजलास हो रहा है, जिसमें नए कायद के इंतज़ाम के लिए टाइम टेबल तय किया जाएगा। आपको बताएं कि गुज़श्ता कई महीने से बोरिस जॉनसन स्कैंडल्स की जद में रहे, लेकिन हर बार बच निकलने में कामयाब हो जाया करते थे। लेकिन इस बार जिनसी बदसलूकी करने वाले रुकन को हुकूमती ओहदा देना उन्हें खासा महंगा पड़ा है। वज़ीर आज़म की मुआफ़ी भी काम नहीं आई और 2 दिन के अंदर सारा सियासी मंजरनामा तब्दील होकर रह गया। बरतानिया में क्या सियासी हलचल है, वज़ारत उज़्मा के नाम के लिए कौन कौन से लोग जो हैं वो सामने आ चुके हैं, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट देखिए, फिर बरतानिया में जो सिचुएशन है इस वक्त उस पर फैसल राशिद साहब से हम बात करेंगे। बरतानिया की सियासत में नई हलचल मच गई। कंजरवेटिव पार्टी के वज़रा और मुआवनीन के यके बाद दीगरे इस्तीफों और दबाव के बाद वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कंजरवेटिव पार्टी की क़यादत से फौरी अलग होने का और नए वज़ीर आज़म के अक्टूबर में इंतखाब तक अपने ओहदे पर जिम्मेदारियां निभाने का ऐलान कर दिया है। I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time, thank you for that incredible mandate, the biggest Conservative majority since 1987, the biggest share of the vote since 1979. And the reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person was not just because I wanted to do so, but because I felt it was my job, my duty, my obligation to you to continue to do what we promised in 2019. हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर वज़ारत उज़्मा छोड़ने का मुतालबा कर दिया है। हुक्मरान जमात का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के जरिए निज़ाम चलाया जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ ने धमकी दी है कि अगर वज़ीर आज़म फौरी तौर पर ओहदा नहीं छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ पार्लियामेंट में अदम एतमाद का वोट लाएंगे। नया वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए 1922 पार्लिमानी कमेटी के अरकान का आज इजलास होगा, जिसमें नए कायद के इंतजाम के लिए टाइम टेबल तय किया जाएगा। बरतानिया में नए वज़ीर आज़म के ओहदे पर बराजमान होने के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें साबिक वज़ीर सेहत पाकिस्तानी नजात बरतानवी साजिद जावेद भी शामिल हैं। दूसरे उम्मीदवार साबिक वज़ीर खाना रशीद सुनक हैं। बोरिस जॉनसन की पार्टी रुकन क्रिस के जिनसी बदसलूकी के बारे में जानते हुए भी उनको हुकूमती ओहदा देने के स्कैंडल की तफसीलात सामने आने के बाद साजिद हसन और रशीद सुनक पहले वज़रा थे जिन्होंने इस्तीफे दिए। अगले 24 घंटों के दौरान 44 वज़रा और मुआवनीन ने भी एहतजाजी इस्तीफे दे दिए हैं, जिसके बाद सियासी सूरत-ए-हाल ही बदल गई है। सवेला ब्रेवर मैन ने भी अवामी सतह पर ऐलान किया है कि वो बरतानिया की कंजरवेटिव पार्टी की कायद बनने की कोशिश करेंगी। बोरिस जॉनसन अब मुस्ताफी होने वाले बरतानवी साबका वज़ीर आज़मों की लंबी फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। 21वीं सदी के दौरान बरतानवी हुकूमत के तमाम वज़ीर आज़म अपना दौर मुकम्मल होने से पहले मुस्ताफी हुए थे। बोरिस जॉनसन की हुकूमत पिछले कुछ महीनों से स्कैंडल्स की जद में थी। वज़ीर आज़म को कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर नाफिज किए गए लॉकडाउन कवानीन को तोड़ने पर जुर्माना किया गया था। इनके डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिस के ओहदेदारों के रवैये के खिलाफ एक काबिल मुजम्मत रिपोर्ट भी शाया हुई थी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की पॉलिसी में यू टर्न भी देखे गए। बोरिस जॉनसन पर ये तनकीद भी की गई कि उन्होंने ईंधन और अजनास की बढ़ती कीमतों का सामना करने वाले बरतानवी अवाम के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए। ताज़ा तरीन स्कैंडल सामने आने के बाद बोरिस जॉनसन ने माफ़ी मांगी, लेकिन इस बार उनकी मुआफ़ी काम न आई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता माह पार्टी गेट स्कैंडल में अदम इत्मीनान के वोट का सामना भी किया था, जिसमें वो मामूली बढ़तरी से जीते थे। सिचुएशन क्या रही है और इस वक्त सिचुएशन क्या है, रिपोर्ट में तो आपने जाना, लेकिन मज़ीद डिटेल में बात कर लेते हैं फैसल राशिद साहब से, जो कि लंदन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक मेयर रहे हैं और साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं लेबर पार्टी से। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम।
फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं मेरे शो के लिए। आवाज आ रही है आपको? जी फैसल साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप तक आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, जरा ये फरमा दीजिएगा कि अभी बोरिस ये कह रहे हैं कि मैं मुस्तफ़ी हो रहा हूँ, लेकिन जब तक नए वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो जाते हैं तब तक मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहूँगा। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी के अरकान ये कह रहे हैं कि नहीं जी, आपको अगले पीएम के इंतखाब का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन से ये नशस्त जो है ये छोड़ दें। थोड़ा सा हमें बताइएगा, आपका तो बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, क्या है बरतानिया के कवानीन के अंदर, अगर फौरी तौर पर बोरिस अभी अपने ओहदे से उतर जाते हैं क्या सिचुएशन होगी? अगर वो नहीं उतरते हैं, अपनी पार्टी के लोगों के कहने के बावजूद वो ये कहते हैं कि नए वज़ीर आज़म के आने तक मैं रहूँगा, फिर क्या सिचुएशन हो सकती है? दबाव बढ़ सकता है उनके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ऑफ कोर्स के उनको कहा गया है कि बिल्कुल अपना इस्तीफा दे, और इस वक्त सबसे ज्यादा प्रेशर उनको अपनी पार्टी से भी है। लेकिन सिर्फ अगर वो अपनी पार्टी को किसी तरीके से मनाने में कामयाब हो जाते हैं तो तब ये लिंगर ऑन कर सकते हैं अक्टूबर तक, जब इनकी कंजर्वेटिव पार्टी की पार्टी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो इसके अलावा ये है कि अगर तो वो अपनी पार्टी के लोगों को, मेंबर्स को नहीं मना सकते तो फिर इनका कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमने, लेबर पार्टी ने भी कह दिया है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हम पार्लियामेंट में ले आएंगे अगर तो ये मुस्तफी नहीं होते। देखें, किसी भी पॉलिटिशियन की जब इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तो उसको ग्रेसफुली जो है ना खुद ही उस चीज को छोड़ के साइड पे हो जाना चाहिए। तो अभी ये जो चिपके हुए हैं एक किस्म के, और इतना ज्यादा इन्होंने जो पार्टी गेट और इतने ज्यादा स्कैंडल्स हैं, अब हर चीज की एक हद होती है ना, तो अभी वो पार्टी के अपने मेंबर्स भी ने भी यही सोचा कि भी इट्स एंड नाउ, so there has to be a limit for everything। लेकिन बोरिस तो ये बहाना बनाते हुए में दिखाई दे रहे हैं ना फैसल साहब। उनका कहना ये है कि जी देखें, यूक्रेन के अंदर जंग चल रही है, रशिया के साथ हमारे मामलात अभी ठीक नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे करना है, तो अगर ऐसे में मैं इक़्तिदार से अलग हो जाता हूँ तो ये बरतानिया के लिए सही नहीं होगा। ये जवाब सही है वो जो पेश कर रहे हैं? अगर वो जाते हैं फौरी तौर पर, नए वज़ीर आज़म चूँकि अभी तो टाइम लगेगा उनको इलेक्ट होने में, तो फिर सिचुएशन ख़राब हो सकती है यूक्रेन रशिया मामले को लेकर? देखिए, यूक्रेन और रशिया की जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है वो हमारी एक अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी चल रही है, उससे तो कोई भी इधर उधर नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर केयर टेकर गवर्नमेंट भी आती है और केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर आता है, दे विल टेक फॉरवर्ड एग्जैक्टली द सेम पॉलिसी। तो उसमें कोई किसी किस्म की कोई चीज, ये इसने कोई आके कोई सिर्फ आपके पर तो नहीं लगे हुए, इसमें क्या ठीक कर देना इस वक्त। अभी तक जो हो रहा है वो आपकी एक पॉलिसी चल रही है, उसी को ही कंटिन्यू किया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो एक जवाज, जो एक बहाना एक किस्म का जो बना रहे हैं, उसमें किसी किस्म की अभी कोई वेट है, बिल्कुल कोई वेट नहीं है, और आई डोंट थिंक सो दैट विल वर्क फॉर हिम। ठीक है, तो अभी व्हाट नेक्स्ट होने क्या जा रहा है बरतानिया के अंदर? अभी आज हम क्या देखेंगे? जो कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान हैं वो ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, तो आपको लगता है कि क्या चमगोइयाँ क्या हो रही हैं कि बोरिस वाकईतन चले जाएंगे, या हम देखेंगे कि नहीं, जैसे बहुत अरसे से वो बचते चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ना कोई स्पेस जो है वो पैदा हो जाएगा उनकी पार्टी के अंदर से ही? इत्तलात आप तक क्या आ रही हैं? देखिए, जो बोरिस जॉनसन है उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज अ सर्वाइवर, तो ये हमेशा सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने इस्तीफा दिया है तो आप देख सकती हैं कि मतलब इतने बड़े तूफान के आगे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जब आप वही हो गया ना, जब आपके घर वाले आपका साथ छोड़ जाते हैं तो फिर आप बाहर जाके मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसके साथ भी यही हुआ है कि इसके अपने जो एमपीज हैं, जो अपनी पार्टी है, वो उसका साथ छोड़ गई है, तो उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकता। क्या देख रहे हैं अभी हम, अभी क्योंकि बिल्कुल ताज़ा आज ही हुआ, मैं भी अभी एक्चुअली पार्लियामेंट में आया हूँ, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं कुछ कॉलीग्स को मिलूंगा तो थोड़ा बहुत पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि इस वक्त लेबर पार्टी ने, केयर स्टारमर ने तो साफ कह दिया कि जी अगर ये अपनी सीट से नहीं उतरते तो लेबर पार्टी विल ब्रिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, और वो अगर आ जाता है तो उसके अंदर एसएनपी भी शामिल होती है, उसके अंदर लेबर पार्टी भी शामिल होती है, उसमें लिबरेट कंजर्वेटिव पार्टी के लोग उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि जब ऑलरेडी अच्छा फैसल साहब, चले किसी भी तरीके से सही वो खुद चले जाते हैं फौरी तौर पर या दबाव का शिकार होकर, और ये जो तरीकाकार आप बता रहे हैं इस पर चलते हुए अगर उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया जाता है तो फिर वजारत उज़्मा के लिए कौन से ऐसे नाम हैं जो? जी सर। लेकिन जी तो बात के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही हैं, वो अगर चले भी जाते हैं
تو بات یہ ہے کہ فیوچر جو کنزرویٹو پارٹی کا کیا ہوگا, جو یا فیوچر پرائم منسٹر وہ کیا کرے گا, اور یہ لیبر پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ لیبر پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ بورس جانسن کی وجہ سے اس وقت لیبر پارٹی جو ہے پولز میں آگے ہے. لیبر پارٹی کا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اس کے اندر اصل چیز میں تو وہ خود اپنا ہول جو ہے اس کو ڈگ کرتے رہے ہیں, کیونکہ پارٹی گیٹ اتنے سکینڈلز بورس جانسن کے. جب بورس جانسن چلا گیا, جو اصل بندہ ہی چلا گیا, تو اس کے بعد جو بھی نیا بندہ آئے گا وہ فریش سٹارٹ لے کے آئے گا. وہ کہے گا میں تو, میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بورس جانسن کے ساتھ, وہ نئی پالیسیز لے کے آئے گا. تو ان کے پولز میں ایک دم آگے جانے کا زیادہ چانس ہے, کیونکہ الیکشن تو ابھی 2-2.5 سال پڑے ہیں الیکشن کو, تو الیکشن تو 2024 کے دسمبر تک ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے دوسری بات کی کہ کون آ سکتا ہے, تو دیکھیں بہت سارے نام ہیں. بالکل ساجد جاوید از اے ویری فرنٹ رنر. میں ساجدی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ وزیر صحت بھی رہ چکے ہیں, پاکستانی نژاد بھی ہیں, تو ہم پاکستانی خاص طور پر ان کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں, میرے ویور بھی پاکستان کے اندر, کہ کتنے تگڑے امیدوار ہیں وہ اس وقت وزارت عظمیٰ کے لیے برطانیہ میں. دیکھیں میری جو اپنی اوپینین ہے وہ کوئی تگڑے امیدوار تو نہیں ہے, کیونکہ ان سے بہت تگڑے پارٹی جو اس وقت لوگ ہیں اور جو امیدوار ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ مطلب آئی تھنک ہی ول ٹرائی ہز بیسٹ. لیکن اس کے علاوہ جو ہے یہ جرمی ہنٹ ہے, ڈومنک راب ہے, جو آپ کی جو فورن ٹریڈ کی جو فورن منسٹر ہے, لس, اور اس کے علاوہ ڈورس ہے. مطلب بہت زیادہ زبردست لوگ ہیں ان کی پارٹی میں, کافی نام ہے جو ابھی آگے آئیں گے. وقت کتنا لگ جائے گا, کتنا وقت درکار ہوگا؟ پچھلے 2 دن میں تو ہم نے دیکھا کہ سب کچھ اپ سیٹ ہو کر رہ گیا ہے, تو ابھی مزید کتنا وقت ہے کہ سچویشن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے؟ دیکھیں ابھی تو سچویشن کلیئر تو ہو گئی نا, کہ بورس جانسن از گوئنگ ٹو ریزائن, سمپل, اور ہی ول اسٹے ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انٹل اکتوبر میں جب پارٹی کانفرنس ہوگی اس میں وہ سلیکٹ کریں گے. سو بیسیکلی ابھی یہ ہوگا کہ کل پرسوں تک نام آنے شروع ہو جائیں گے, جو لوگ جو ہیں فرنٹ رنرز ہیں, جو کہیں گے کہ ہم نے پارٹی لیڈرشپ کے لیے فائٹ کرنی ہے, تو وہ آنے شروع ہو جائیں گے. تو وہ اگلے 1-2 دن میں پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پھر نیکسٹ ویک یہ جو پارٹی ان کی اپنی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, یہ 2 بندوں کو سلیکٹ کرے گی جو آگے لے کے جائے گی, جو پارٹی کانفرنس کو کریں گے. اچھا, تو یہ جو ساری سچویشن ابھی کریٹ ہوئی ہے فیصل صاحب, اس پہ وہاں پر جو عوام ہیں, جو برطانوی شہری ہیں, ان کا کیا ریاکشن ہے؟ کل ہم ایک گیسٹ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تقریباً ایک سروے کیا گیا ہے جس میں 70% لوگ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں برطانیہ کے اندر, ایک سروے کے مطابق, کہ اب بورس کو چلے جانا چاہیے ہے. وہ برطانیہ کے لیے کوئی بہت اچھے وزیر اعظم ثابت نہیں ہوئے ہیں. تو اگر ہم اوور آل ان کی کارکردگی کی بات کر لیں برطانیہ کے لیے, برطانوی عوام کے لیے, وہاں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, تو وہ کیسی رہی ہے؟ دیکھیں جو بورس جانسن آیا تھا نا پرائم منسٹر بن کے, وہ صرف ایک ہی ایجنڈے کے اوپر آیا تھا, اور وہ ایجنڈا کیا تھا, آئی ول گیٹ بریکسٹ ڈن. تو وہ صرف ایک ہی ان کا منشور تھا, جس طرح ہمارا ایک منشور ہوتا ہے نا, یہاں پہ ہمارا مینیفیسٹو ہوتا ہے, ہم اس کے اندر فرق پالیسیز لے کے آتے ہیں. اس نے پورا الیکشن جو دسمبر 2019 میں لڑا تھا, بلکہ 2017 میں, اور وہ الیکشنز جو تھے وہ سارے بریکسٹ سے ریلیٹڈ تھے. میں جتنا عرصہ پارلیمنٹ میں رہا ہوں, ہماری ساری لیجسلیشنز جو تھیں وہ بریکسٹ سے ریلیٹڈ ہی تھیں. تو اس کی جو کارکردگی ہے وہ بریکسٹ کے حوالے سے تو بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جس منشور کے لیے آیا تھا اس نے بریکسٹ کیا, لوگوں کو خوش کیا, جو لوگ چاہتے تھے بریکسٹ کرنا. سو دے ریئلی لائک ہم, وہ تو بالکل پسند کرتے ہیں اس کو. لیکن اس کے علاوہ جب کاسٹ آف لیونگ کرائسس بڑھا, پھر کووڈ بڑھا, دیکھیں آف کورس ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم یہاں کی اپوزیشن ایسی نہیں ہوتی کہ اگر گورنمنٹ اچھا کام کرے تو اس کو بالکل کہو ہی کچھ نہ, اور ہمیشہ نیگیٹو ہی اپروچ دو, جس طرح آپ پاکستان میں دیکھتی ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے کہ بالکل میں کہوں گا اس نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں. آپ کا جو پیکیج تھا کووڈ کے اندر, وہ بہت زبردست فائنینشیل پیکیج دیا تھا انہوں نے لوگوں کو. انہوں نے مارگیجز 6 مہینے کی بریکس دی تھیں, انہوں نے 50-50 ہزار جو تھے ریٹیل انڈسٹری والوں کو, ریسٹورینٹس والوں کو, ہمارے اپنے لوگوں کے بہت ریسٹورینٹس ہیں اور بہت زیادہ, اور جو سیلف امپلائڈ تھے ان کو مطلب ٹھیک ٹھاک قسم کا جو پیسہ تھا وہ انہوں نے مارکیٹ میں انویسٹ کیا. آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کے زمانے میں اور کتنی اکانومیز ڈاؤن ہونی چاہیے, اور ہوئی بھی ہیں, یورپ میں ہوئی ہیں. یہاں پہ اس وقت پراپرٹی کا یہ حال ہے کہ آپ کو پراپرٹی نہیں ملتی, اور دی پرائسز آر راکٹڈ, ٹھیک ہے. تو اکانومی مطلب ٹھیک اس حساب سے چل رہی ہے. لیکن اب جو مسئلہ گلوبل آیا ہے نا, یہ جو کاسٹ آف لیونگ کا جو انفلیشن رائز ہوئی ہے, یہ دیکھیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے.
یہ صرف UK میں نہیں ہے یا پوری پاکستان میں نہیں دنیا ہے، میں انڈیا بڑھ میں رہی ہے، ظاہر ہے برطانیہ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، لیکن جس طرح سے آپ باقی ان کی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں اوور آل دیکھا جائے تو وہ کوئی اتنی بری نہیں رہی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ چلیں جی بعض اوقات بے شک آپ اپوزیشن میں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو یقیناً سراہا جانا چاہیے. بہت شکریہ فیصل راشد صاحب، آپ سچویشن بتا رہے تھے ہمیں برطانیہ کی. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سابق ممبر پارلیمنٹ لیبر پارٹی لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے برطانیہ کے اندر اور نیکسٹ جو پی ایم ہے وہاں کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں. پاکستانی نژاد جو ہیں ایک وزیر صحت بھی رہ چکے ہیں وہاں پر، ان کا نام بھی بہت زیادہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. جاوید ساجد ان کا نام ہے. لیٹس سی کہ نئے پرائم منسٹر یہاں پر کون ہوتے ہیں، آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو رخ کریں گے لیٹن امریکہ کا جہاں منشیات کا کاروبار اور دوسرے ممالک کا جو اسمگلنگ کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی مسئلے پہ ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. معروف بھارتی مسلمان صحافی محمد زبیر کو نئی دہلی میں گرفتار کر لیا گیا ہے. محمد زبیر کو ہندو انتہا پسندوں کے نفرت انگیز بیانات کے خلاف آواز بلند کرنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا ہے. بہت سے بھارتی صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے محمد زبیر کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ محمد زبیر کو فوری طور پر رہا کیا جائے. صحافیوں کا کہنا ہے کہ محمد زبیر کا جرم ہندو انتہا پسندوں کی نفرت انگیز تقاریر کے خلاف آواز بلند کرنا ہے. ویلکم بیک جی. رخ اب ہم کر رہے ہیں لاطینی امریکہ کا جہاں منشیات کا کاروبار اور دوسرے ممالک اسمگلنگ کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ڈرگ کارٹل نے نہ صرف منشیات کے دھندے میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ حالیہ سالوں میں کانٹریکٹ کلنگ، زمینوں پر جبری قبضے سمیت دیگر جرائم میں ان گروہوں کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. بلکہ غربت، بے روزگاری، پسماندگی اور تشدد سے بچنے کے لیے نوجوان جو ہیں یہاں کے وہ بہت بڑی تعداد میں گروہوں کا حصہ بننے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں. ناظرین، ان گروہوں کی کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ ان خواتین کا بھی ہے جن کے پاس اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے. ڈرگ مافیا کی خبریں دینے والے صحافیوں کو بھی دھمکیوں، تشدد اور قتل کرنا ایک بہت عام سی بات ہو چکی ہے. یہ براعظم دنیا بھر میں استعمال ہونے والی منشیات کا اہم ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے. جنوبی امریکہ میں یہ مسئلہ اتنا شدت کیوں اختیار کرتا جا رہا ہے اور مقامی حکومتیں کیوں اس سلسلے میں ناکام دکھائی دے رہی ہیں؟ رپورٹ میں جانیں. جنوبی امریکہ میں منشیات کا کاروبار کرنے والے ڈرگ کارٹل کی وجہ سے دیگر مجرمانہ کارروائیاں بڑھنے لگیں. کئی جنوبی امریکی ممالک بڑی تعداد میں غیر قانونی منشیات نہ صرف اگاتے ہیں بلکہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں اس کی غیر قانونی ٹریفکنگ میں بھی ملوث ہیں. برازیل، کولمبیا، ایکواڈور، پیرو، میکسیکو، چلی سمیت دیگر کئی ممالک جہاں مافیا گروہ منظم ہیں وہاں دیگر منظم جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں. پیسے لے کر کسی کو قتل کرنا ہو، زمینوں پر ناجائز قبضے سمیت دیگر پرتشدد واقعات میں ان کا سب سے بڑا کردار ہے.
आलमी मीडिया के मुताबिक वेनेजुएला में 2020 के बाद से कत्लेआम की शरह 30% तक पहुंच गई है। कोलंबिया में 26%, जबकि ब्राजील में 18% है। चिली, जो कि बाकी ममालिक के मुकाबले कदर बेहतर था, इस वक्त वहां सबसे ज्यादा तेजी से सूरत हाल बिगड़ रही है। चिली के महकमा जराइम की रोकथाम के मुताबिक 2016 और 2021 के दरमियान कत्लेआम में 40% इजाफा हुआ। पेरू, पैराग्वे और इक्वाडोर में भी ये शरह तेजी से बढ़ रही है। जनूबी अमेरिका में गुर्बत, पसमानदगी और बेरोजगारी की वजह से बड़ी तादाद में नौजवान इन ड्रग कार्टेल का हिस्सा बनते हैं। गुज़िश्ता एक दहाई से मैक्सिको समेत दीगर ममालिक में ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन कोरोना वबा आने के बाद, सरहदें बंद होने से, मंशियात का कारोबार ठंडा पड़ने के बाद दीगर मुनज़्ज़म जराइम के लिए भी काम बढ़ा दिया। हालिया सालों में इन गिरोहों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह गुर्बत, पसमानदगी और बेरोजगारी है। गरीब लोगों को अपना हिस्सा बनाने के लिए गिरोह गरीब गली मोहल्लों में अपनी जगह बनाते हैं, लोगों के दिल जीतने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें इस मकरू कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन ड्रग माफिया की कामयाबी की सबसे बड़ा राज वो खवातीन और बच्चे भी हैं जो अपने खानदानों के पेट पालने के लिए इस धंधे में मुलव्विस होते चले जाते हैं। सिर्फ मैक्सिको में मुनज़्ज़म जराइम से ताल्लुक रखने वाले बच्चों और नौअमरों की तादाद 35,000 से 4,60,000 के दरमियान हो सकती है। इन माफिया के बारे में रिपोर्टिंग करने वाले सहाफी भी खतरे के जद में रहते हैं। हालिया सालों में बराज़म में सहाफियों के कत्ल में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। मैक्सिको में 2017 से 2021 तक 57 सहाफी कत्ल कर दिए गए। कोलंबिया, जो कि कोकेन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वहां इस अरसे में 12 हलाकतें सामने आईं। हुकूमती करप्शन और माफिया के साथ मुलव्विस होना भी जराइम बढ़ने का सबब है। आलमी मीडिया के मुताबिक मकामी अफसरान माफिया के साथ मुलव्विस होते हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई की नहीं जाती। अमेरिका ने खित्ते की सूरत हाल की बेहतरी और नौकरियां पैदा करने के लिए कई मंसूबे भी शुरू कर रखे हैं, लेकिन इसका फायदा जनूबी अमेरिका की आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा। जनूबी अमेरिका में क्या सिचुएशन है, या आपने जाना। यूरोपीय पुलिस की कुछ बात कर लेते हैं, जिसने तारिकीन वतन की स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की है और 39 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरोह पकड़ा गया है, इसका ताल्लुक इराकी कुर्द गैंग से बताया जाता है। इस कार्रवाई में बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड समेत दीगर मुल्कों की पुलिस ने हिस्सा लिया। नाज़रीन, ये जो गिरोह है, ये मुख्तलिफ ज़राए से तारिकीन वतन को बरतानिया स्मगल करता था। यूरोपीय पुलिस हुकाम ने इंकशाफ ये भी किया है कि गिरफ्तार गैंग गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान 10,000 तारिकीन वतन को स्मगल कर चुका था। इन मुजरिमाना सरगर्मियों से $15 मिलियन से ज़्यादा का माली फ़ायदा भी हासिल किया गया। लेकिन नाज़रीन, ये इंसानी स्मगलर अपने माली फ़वाइद के लिए तारिकीन वतन की ज़िंदगियों के साथ भी खेल जाते हैं। उन्हें ख़तरनाक रास्तों से गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करवाने के बदले में उनसे भारी रकूम बटोरी जाती हैं। अगर हम सिर्फ गुज़श्ता 2 माह के आदाद शुमार देखें, अमेरिका, अफ्रीका और बहरा अस्वद में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसात में 100 से ज़ायद अफराद अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं, जो इन्हीं स्मगलर्स के हत्थे चढ़े थे। तारिकीन वतन की ज़िंदगी इतनी सस्ती क्यों है? इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गैंग किस रास्ते से लोगों को बरतानिया पहुंचाने का वादा करते हैं और किस तरह से फिर आधे लोग जो हैं, बल्कि आधे से भी ज़्यादा, उस जगह पहुँच नहीं पाते हैं जहाँ का वादा उनसे किया जाता है? पैकेज में देखते हैं। यूरोपीय पुलिस ने तारिकीन वतन की स्मगलिंग में मुलव्विस 39 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यूरोपीय यूनियन के कानून नाफिज करने वाले इदारे के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और हॉलैंड समेत 5 यूरोपीय ममालिक की पुलिस ने सरहद पार एक बड़ी कार्रवाई में इराकी कुर्द गैंग को भी निशाना बनाया। यूरोपीय यूनियन के कानून नाफिज करने वाले इदारे के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और हॉलैंड समेत 5 यूरोपीय ममालिक की पुलिस ने सरहद पार एक बड़ी कार्रवाई में इराकी कुर्द गैंग को निशाना बनाया। ये गिरोह तारिकीन वतन को मुख्तलिफ चैनल के जरिए बरतानिया स्मगल करता था। यूरोपीय पुलिस एजेंसी यूरोपोल के मुताबिक इस नेटवर्क ने गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान बरतानिया में 10,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन स्मगल किए। गिरोह ने अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों से $15 मिलियन से ज्यादा का फायदा हासिल किया। यूरोपोल के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेन फिलिप के मुताबिक स्मगलिंग की कार्रवाइयों के खिलाफ अब तक सबसे बड़ा अहम ऑपरेशन है। 6 अफराद को बरतानिया, 18 अफराद को जर्मनी से, जबकि फ्रांसीसी पुलिस ने 9 और डच पुलिस ने गैंग के 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया।
39 गिरफ्तारियों के अलावा 3 हाई वैल्यू टारगेट को भी गिरफ्तार किया गया है। यूरोपोल के मुताबिक पुलिस ने 1200 से ज्यादा लाइफ जैकेट्स, 150 रबड़ की कश्तियां और यूरो करेंसी, आतिशी असला और मंशियात भी जब्त की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2021 में फ्रांसीसी हुकाम की तरफ से 15 अफराद की गिरफ्तारी ने मुनज़्ज़म जराइम पेशा नेटवर्क के साथ इराकी कुर्द नजाद अफराद की शनाख्त में मदद की। इस मुजरिम गिरोह पर शुबा है कि वो छोटी कश्तियों के जरिए मशरिक़ वस्ता और मशरिकी अफ्रीकी तारिकीन वतन को फ्रांस से बरतानिया स्मगल करता था। बरतानिया की हुकूमत का मंसूबा है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन समझे जाने वाले लोगों को रवाना भेजे, लेकिन ये मंसूबा जिस पर बैनुल अक़वामी सतह पर तनकीद की गई थी, कानूनी चैलेंजों के बायस रोका जा रहा है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता माह भी यूरोप में एक बड़े क्रैकडाउन के दौरान पाकिस्तानियों की स्मगलिंग में मुलव्विस एक बड़ा नेटवर्क को गिरफ्तार किया गया था। यूरोपीय पुलिस एजेंसी यूरोपोल के मुताबिक मुतल्लिका नेटवर्क अफगान, पाकिस्तानी और शाम से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 10,000 मुहाजिरीन को गैर कानूनी तरीके से यूरोप ले जा चुका है। इंसानी स्मगलिंग में 126 सहूलतकारों को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें से ज्यादातर को ऑस्ट्रिया से गिरफ्तार किया गया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन गुज़िश्ता साल अगस्त में लॉन्च किया गया था। अब हम रुख करेंगे जी पाकिस्तान का, जहां तिजारती खसारे में कमी के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 10 साल के दौरान मुल्क का 91% तिजारती खसारा तरसीलात ज़र से पूरा किया गया। कोरोना के दौरान लॉकडाउन के बावजूद जून 2020 के बाद से पाकिस्तान की जुमाहाना $2 अरब से ज़्यादा तरसीलात ज़र मौसूल हुई। माली साल 2022 के पहले 11 माह में समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में सालाना बुनियादों पर 6.3% की नमो रिकॉर्ड की गई। इस रिपोर्ट में बताया यह भी गया है कि समंदर पार रोजगार के मतलाशी पाकिस्तानियों की महारतों में इजाफा, मालियाती तालीम और तरबियत, सरकारी और निजी शोबे की शराकत के इदारों से तरसीलात ज़र में मजीद भी इजाफा किया जा सकता है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अभी कोई 2 रोज़ पहले इसी प्रोग्राम के अंदर हमने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र के हुजूम से मुतालिक आपको बताया था कि ये $4.60 अरब तक पहुँच चुका है। सरमायाकारी का हुजूम $3.027 अरब से तजावुज़ कर चुका है। इदारा शुमारियात के एक हफ्ता कबल जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें ये बताया गया कि मुल्की बरामदात के हुजूम में माली साल 2021-22 के 11 माह में 40% इजाफा हुआ और 50 अरब 67 अरब रुपए से बढ़ गया। IT समेत दीगर शोबों में पाकिस्तानी बरामदात बढ़ रही हैं। नाज़रीन, एक तरफ जहां 10 साल का तिजारती खसारा तरसीलात ज़र से पूरा किया गया, वहीं अब बरामदात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कौन से मुल्क से कितनी तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई, बरामदात के कौन से शुबे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इस सब पर आज हमने खुसूसी रिपोर्ट मरतब की है, आपसे शेयर कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 10 साल के दौरान मुल्क का 91% तजारती खसारा तरसीलात ज़र से पूरा किया गया। कोरोना वबा के बायस लॉकडाउन के बावजूद जून 2020 के बाद से पाकिस्तान को माहाना $2 अरब से ज्यादा की तरसीलात ज़र मौसूल हो रही हैं। माली साल 21-22 के पहले 11 माह में समुंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में सालाना बुनियादों पर 6.3% के नमो रिकॉर्ड की गई है। नॉर्वे में काम करने वाले पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में माली साल 2021-22 के पहले 11 माह के दौरान सालाना बुनियाद पर 14% नमो रिकॉर्ड की गई। जुलाई 2021 से मई तक की मुद्दत में नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानियों ने $134.2 मिलियन का ज़र मुबादला मुल्क में भेजा। आयरलैंड से 11 माह में सालाना बुनियादों पर 3.5% इजाफा हुआ। जुलाई 2021 से लेकर मई 2022 तक की मुद्दत में आयरलैंड से $147.6 मिलियन का ज़र मुबादला मौसूल हुआ। स्वीडन से तरसीलात ज़र में 26.2% इजाफा देखा गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $71.7 मिलियन भिजवाए। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता माली साल के दौरान मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2021 से मई 2022 की मुद्दत में सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों में $7.059 अरब का ज़र मुबादला मुल्क में अरसाल किया, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 0.3% ज्यादा है।
यूनान से 37.4% इजाफे के साथ तरसीलाते ज़र मौसूल हुई। आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से लेकर मई 2022 के इख्तिताम तक यूनान से 333.9 मिलियन डॉलर का ज़र मुबादला मौसूल हुआ, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 37.4% ज्यादा है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि समुंदर पार रोजगार के मुतलाशी पाकिस्तानियों की महारतों में इजाफा सरकारी और निजी शोबे की शराकतदारी से तरसीलाते ज़र में खातिर खा इजाफा किया जा सकता है। दूसरे जानिब इदारा बराए शुमारियात पाकिस्तान के अदद शुमार के मुताबिक 30 जून 2022 को खत्म होने वाले माली साल में जुलाई मई के दौरान बरामदात 40.12% इजाफा हुआ कि 50 खरब 66 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपए तक पहुंच गई, जबकि जुलाई 2020 से मई 21 के अरसा के दौरान बरामदात की मालियत 36 खरब 15 अरब 84 करोड़ 70 लाख रुपए रही थी। टेक्सटाइल मिल्स की बरामदात में 11 माह के दौरान 28.26%, जबकि नॉन टेक्सटाइल बरामदात में 27.40% इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात का हुजम 70,623.635 मिलियन डॉलर तक बढ़ गई हैं। नॉन टेक्सटाइल मसनूआत का हुजम 11.25 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। नॉन टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा का बुनियादी सबब चमड़े के मलबूसात, आलात जराही व अद्वियात और इंजीनियरिंग मसनूआत की बरामद में नुमाया इजाफा देखा गया। जुलाई 2021 से लेकर मई 2022 तक की मुद्दत में ग़ज़ाई अशिया की बरामदात से मुल्क को 4.91 अरब डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हुआ, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 24.2% ज्यादा है। मुल्क से टेक्नोलॉजी की बरामदात में जारी माली साल के पहले 11 माह में गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 25% की नमो रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से लेकर मई 2022 तक की मुद्दत में टेक्नोलॉजी की बरामदात से मुल्क को 2 अरब 38 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हुआ, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 25% बढ़ी है। रिपोर्ट आपने देखी। खबर आपको देंगे नाइजीरिया से, जहां एक जेल पर शिद्दत पसंदों के हमलों के बाद 600 कैदी फरार हो गए। जेल हमले में ड्यूटी पर मौजूद एक अफसर समेत 4 कैदी हलाक हो गए। हुकाम ने दावा ये किया है कि 300 कैदियों को वापस गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 300 कैदियों का कुछ अता पता नहीं। नाज़िर, मुल्क में बड़े पैमाने पर असर रसूख रखने वाली शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम को इस हमले का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। ये दहशतगर्द तंजीम इससे पहले भी कई बार नाइजीरिया की मुख्तलिफ जेलों पर हमलों में मुलव्वस रही है। 2020 के बाद अब तक ऐसे हमलों में 5000 के करीब कैदी फरार कराए गए थे। इन कैदियों में दहशतगर्दों समेत दीगर हाई प्रोफाइल मुजरिमान शामिल हैं। नाइजीरिया की जेल पर हमला क्यों किया गया और बोको हराम नामी तंजीम के मकासद क्या हैं, इस पर आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। नाइजीरिया के दारुल हुकूमत अबूजा की एक जेल पर शिद्दत पसंदों ने हमला कर दिया। मुसल्लह हमला आवरों के हमले के बाद 600 के करीब कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। जेल हुकाम का दावा है कि 300 कैदियों को वापस हिरासत में ले लिया गया है, बाकियों का ताक़ुब जारी है। नाइजीरिया के वजीर दिफा बशीर मगाशी के मुताबिक बड़ी तादाद में मुसल्लह हमलावरों ने रात गए जेल पर हमला किया, जिसमें जेल इंतजामिया के एक अफसर समेत 4 कैदी हलाक जबकि 16 जख्मी हुए हैं। वजीर दिफा का कहना है कि इस हमले में मुश्तबा शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम मुलव्वस है, जिसकी बड़ी तादाद में साथी जेल में कैद हैं। नाइजीरिया की सदर मोहम्मद बुहारी ने इस हमले का जिम्मेदार मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज के इंटेलिजेंस निजाम की नाकामी को करार दिया। सदर ने इससे मुताल्लिक एक जामे रिपोर्ट तलब कर ली है। जेलों पर हमले के जरिए साथियों को फरार करवाने का ये पहला वाकया नहीं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भी जेल पर हमले में 800 से ज्यादा कैदी फरार कर लिए गए थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 2020 के बाद से अब तक मुसल्लह गिरोहों की जेलों पर हमलों से 5000 से ज्यादा कैदी आजाद कराए जा चुके हैं। मुल्क में बोको हराम नामी शिद्दत पसंद तंजीम समेत दीगर अस्करियत पसंद तंजीमों ने अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क में दहशत फैला रखी है। बोको हराम का कयाम 2002 में मगरबी तालीम और तर्ज जिंदगी के खिलाफ किया गया। इसकी इब्तदा करने वाले मोहम्मद यूसुफ नामी रहनुमा की 2009 में हलाकत के बाद से तंजीम ने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रखी है। इस अरसे में अगवा बराए तावान, कत्ले आम, जमीनों पर कब्जे, बम धमाकों समेत हुकूमती एहलकारों को निशाना बनाते आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी कार्रवाइयों से मुल्क के शुमाल मशरकी इलाके में 40,000 से ज्यादा अफराद हलाक
और 20 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के बावजूद कमजोर कवानीन और करप्शन की वजह से सजाओं से बचने में कामयाब रहते हैं। नाइजीरियन हुकूमत ने फौज के साथ मिलकर क्रैक डाउन भी जारी रखा हुआ है, लेकिन कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आ रहे। सदर बुहारी की हुकूमत को मुसल्ला अगवाकार गिरोहों और अस्करियत पसंद ग्रुपों के बढ़ते तशद्दुद पर काबू पाने और मुल्क के वसी पैमाने पर अदम तहफ़्फ़ुज़ से निपटने में नाकामी की वजह से बढ़ती हुई तनकीद का सामना है। माहिरीन का कहना है कि नाइजीरियन हुकूमत की नाअहली और जाती मफादात भी बिगड़ती सूरत हाल की बड़ी वजह है। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। बरतानिया की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों की तरबियत के लिए होलोग्राम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। होलोग्राम टेक्नोलॉजी हकीकत से करीब तरीन ख्याली दुनिया कहलाती है। यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर का कहना है कि यही वजह है कि हम इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तालिब इल्मों को सिखाएंगे कि ख्याली अस्पताल के बेड पर मरीजों के इलाज के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस तरह से असल ऑपरेशन थिएटर में गलतियों के इम्कानात को भी मजीद कम किया जा सकता है। बरतानवी मलका एलिजाबेथ दोम की ताजपोशी के 70 साल मुकम्मल होने की तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में महल में एक अवामी नुमाइश का इनकाद भी किया गया है, जिसमें मलका एलिजाबेथ का 1953 की ताजपोशी के लिए पहना हुआ गाउन, उनकी जेवरात, बरतानवी बादशाह के पोर्ट्रेट समेत दीगर अशिया पेश की गई हैं। बरतानिया में 20वीं सदी का अहम तरीन फैशन सिंबल समझा जाता है। यही वजह है कि इस ड्रेस को खुसूसी तवज्जो हासिल है। ये नुमाइश 26 सितंबर तक जारी रहेगी। सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाली 12 साल बच्ची अपनी किताबों की सीरीज शाया करने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन मुसन्निफा बन गई। अरताज हुसैन नामी बच्ची ने अपना पहला नावल 2019 में शाया किया और उसके बाद इसकी दूसरी किताब भी उसी साल शाया की। सीरीज की तीसरी किताब 2020 में और चौथी किताब अभी लिख रही हैं। गिनीज वर्ल्ड ने अरताज की किताबों की सीरीज लिखने वाली कम उम्र तरीन मुसन्निफा के तौर पर तस्दीक कर दी है। अरताज का कहना है कि उन्होंने 6 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। मुसन्निफा का कहना है कि बच्चों के लिए किताबें लिखना निहायत कम हो गई हैं, इसी वजह से वो बच्चों के लिए किताबें लिखती हैं। बरतानिया में एक पालतू कुत्ते ने बतख के 15 बच्चों को गोद में लेकर सबको हैरान कर दिया। फ्रेड नामी कुत्ते ने बतखों की मां के अचानक गायब होने के बाद यतीम बच्चों को गोद ले लिया। कुत्ते का मालिक इन बतख के बच्चों को खिलाता है, लेकिन फ्रेड भी इनका भरपूर ख्याल रखते हुए कभी उन्हें आहोश में लेता है तो कभी पीठ पर सवार करके सैर भी कराता है। फ्रेड के इस बर्ताव को आलमी शह सुर्खियों में जगह मिली और इसकी तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं।